नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम फिर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश से प्रवासी मजदूरों के प्रस्थान को लेकर के अभी भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से अब मैसेज आया है कि जो प्रियंका गांधी 1000 बसों की सूची दे रही है उसमें ऑटो, मोटरसाइकिल और स्कूटर के नंबर भी हैं। उधर कांग्रेस ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि महज बीजेपी राजनीति कर। तो चलिए, लगातार ये सियासी पारा चढ़ा हुआ है और आखिर कहां फॉल्ट है, लेकिन ये कहना तय है कि मजदूरों का कोई इसमें दोष नहीं है। बस जो दोष है तो कोरोना और उन परिस्थितियों का जिनकी वजह से उन्हें सैकड़ों किलोमीटर पांवों के बल चलना पड़ रहा है, बड़ी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए, आज हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा हमारे साथ, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल सिंह शेखावत जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं गुप्ता साहब सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। रणदीप सिंह सुरजेवाला, स्पोक्स पर्सन एआईसीसी, उन्होंने साफ कहा है कि 1000 बसों से ज्यादा की सूची हमारी ओर से दी जा चुकी है। महज योगी सरकार इसमें राजनीति कर रही है, जबकि चाहिए यह था कि इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम बसों पे कोई बैनर, झंडे, सौजन्य से कुछ नहीं लिख रहे हैं। उन मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना हम सब लोगों का कर्तव्य है, लेकिन सरकार इसे समझ नहीं पा रही। ये सीधा आरोप लगाया जा रहा है एक बार फिर। देखिए, ऐसा है कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। ये समय हमारे देश के ऊपर जो संकट है, इस कोरोना वैश्विक महामारी से जो हमारे श्रमिक मजदूर जो देश पूरी तरीके से जूझ रहा है, हम सबको उसमें आगे आके मदद करना चाहिए और इसमें कोई राजनीति नहीं है। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा है कि अगर रियल में वो बसें दिए हैं तो उन्होंने ब्लैंक परमिशन दे दिया है कि बसें लगावें और अपने लोगों को उनको पहुंचाएं। इसमें कोई राजनीति नहीं है। और जो उन्होंने दिया है डाटा, उसको उनको भी चेक कर लेना चाहिए कि उन्होंने क्या डाटा दिया है। जी, लेकिन गुप्ता साहब, अगर बसों में जितनी बसें लगी हुई हैं, राजस्थान के बॉर्डर पे भी बसें खड़ी हुई हैं, जैसा कि अभी दावा किया जा रहा है, हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक भी जो ब्रज की ओर रास्ते जाते हैं वहां पे बसें अभी कांग्रेस की ओर से जो भेजी गई थी, विजेंद्र सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर है यहाँ पे, सुभाष गर्ग जो स्टेट मिनिस्टर हैं, वो लोग बस लेकर के गए, उन्हें एंट्री नहीं दी गई। यही मान के चलिए कि जितनी बसें जिनमें श्रमिक बैठे हुए हैं, उन्हें कम से कम इस बात की परमिशन दी जानी चाहिए कि वो जहां जाना चाह रहे हैं वहां भेजा जाए उन्हें। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और हमारे जो बॉर्डर पे जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, हमारी सरकार ने खुद बसें लगा के उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। जितने भी लोग जा रहे हैं, और सरकार को भी वहां चाहिए कि भाई जो भी लोग वहां पे हमारे उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं, उनको राशन मुहैया कराना चाहिए था। जो भाड़े पे मजदूर रह रहे थे, उनको वहां पे किराए को माफ करना चाहिए था। ये सब अगर किए होते, उनका बराबर ध्यान दिए होते, तो पैदल चल के नहीं आते थे। ये सरकार का भी कहीं ना कहीं दायित्व होता है कि उनके समन्वय को बना के लोगों को घर तक पहुंचाने का। जी गुप्ता साहब, इसका जवाब हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, सरकार के पूर्व मंत्री भी हैं और तीसरी बार विधायक बने, वो देंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो मजदूर यहाँ से निकल करके जा रहा है वह केवल राजस्थान से मूव नहीं कर रहा है, ये गुजरात से भी आ रहा है, महाराष्ट्र से भी आ रहा है, अदर स्टेट से भी जो पहुंच रहा है वो राजस्थान के रूट से यूपी होता हुआ जा रहा है। अभी हम स्वयं इस वक्त महाराष्ट्र में हैं और अभी तक हमने अपने लोकसभा क्षेत्र में और पूरे उत्तर प्रदेश में डेली के कम से कम 20 ट्रेनें यहां से जा रही है और कम से कम 15 ट्रेन मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि मैं खुद स्वयं इस वक्त बॉम्बे में। गुप्ता साहब, बहुत अच्छी बात है, ये मदद की जानी चाहिए। चलिए, मैं राजकुमार जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। राजकुमार जी, आपने सुना संगम गुप्ता जी को, उनका साफ कहना है कि अगर सरकार स्थानीय जो लेबर माइग्रेंट कर रही है, अगर उनकी मदद करती, खाने को देती, उनका किराया माफ करती, तो ये नौबत नहीं आती। ये बॉल कांग्रेस के पाले में डाली जा रही है। देखो, ये भगवान से डरना चाहिए इन लोगों को। भगवान के नाम पर ये सत्ता में बैठने वाले लोग भगवान के सामने इतना झूठा बोलते हैं लोग। सनम गुप्ता जी, आपका तो मैंने अच्छा नाम सुना था, मुझे नहीं पता कि आप इस तरह की बातें करोगे। आपको पता है गुजरात के अंदर, अहमदाबाद में और सूरत के अंदर कितना जबरदस्त लाठीचार्ज किया गया। भूखे तो आप हम पे आरोप लगा रहे हो। राजस्थान के अंदर जगह जगह पे कैंप लगा दिए गए हैं। देखिए, मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ।
नहीं, मैं कोई भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये समय राजनीति करने का बिल्कुल नहीं है। और मैं अरे आप लोग राजनीति कर रहे हो, अभी राजनीति कर मैं रहे हो? स्वयं अभी बोरोवली और थाने से अब भी मैं 5 राजनीति कर रहे हो आप लोग? क्या राजनीति कर रहे हो आप लोग? घटिया राजनीति कांग्रेस करती है, इसके लिए उसके अस्तित्व खत्म हो चुके हैं। हम भगवान के ऊपर और धर्म के ऊपर कोई राजनीति नहीं करते हैं। जी गुप्ता साहब मैं लौटूंगा आपके पास में। एक बार राजकुमार जी को अपनी बात कहने दीजिए, मैं फिर वापस आपके पास। देखो, मैं आपको बता दूं कि गुजरात महाराष्ट्र से जो पलायन कर गए, सबसे बड़ा फेलियर केंद्र सरकार का इसलिए मानता हूं कि एडवाइजरी जारी कौन करता है? पूरे लॉकडाउन के अंदर केंद्र सरकार ने जारी की और चौथे चरण में आके राज्यों में डाल दिया। एक ये सोची समझी इन सब लोगों की रणनीति थी कि केंद्र सरकार को लॉकडाउन से पहले इतना समय था इनके पास में कि ये लोग राज्य सरकारों से बात करते और जो मजदूर वहां से वापसी करना चाहते थे उनकी वापसी आराम से हो सकती थी। लेकिन क्योंकि पहला मरीज जो कोरोना का था वो 30 जनवरी को हमारे हिंदुस्तान में आ चुका था और WHO ने भी 30 तारीख को वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी थी। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे हिंदुस्तान का कि ऐसे लोग वहां बैठे थे जो लोग 25 फरवरी तक तो नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार गिराने में लगे हुए थे। ये वो समय था जब इनको तैयारी करनी चाहिए थी लॉकडाउन से पहले की, और लॉकडाउन की तैयारी करने के बाद में हालात ऐसे जो बन गए, केंद्र सरकार विफल रही कि मजदूरों को ये बात समझाने में कि हम उद्योग धंधे चालू करेंगे, कृपया करके आप लोग पलायन नहीं करें। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, हेल्थ मिनिस्टर राव गुप्ता जी, मैं अभी भी कह रहा हूं कि पार्टी से ऊपर उठकर अगर आज 5 दिन पहले मेरे मुख्यमंत्री जी के साथ में मुझे अगर मजदूरों के हक के लिए बात कहनी पड़ी तो भी मैंने कही है। मैंने आपको अभी भी कहा कि पार्टियां वार्टियां के पीछे मैं नहीं हूं, मैं जनता के पीछे हूं। निर्दलीय भी चुनाव जीता हूं, बसपा से भी जीता हूं, इस बार कांग्रेस से भी जीता हूं। तीनों चुनाव मैंने अलग अलग सिंबल पे जीते। जनता का ऋण मेरे सर पर है, मैं काम करने वालों में से मैं आज बता दूं आपको, इसलिए मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता, न कांग्रेस न बीजेपी। मैं ये कहना चाहता हूं इसमें मानवीय दृष्टिकोण हुए गरीबों के प्रति जो आप लोग जो वंदे मातरम लाइटें चालू करके विदेशों से लाके और वाहवाही करो और हमारे देश के लोग जो उद्योग धंधा चलाते हैं, इस राष्ट्र को जो मजबूत करते हैं, तो आप लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया। राजकुमार जी वापस लौटूंगा, मैं वापस लौट रहा हूँ। राजकुमार जी वापस लौटूंगा, अभी वापस लौट रहा हूं। मैं राजीव जैन साहब के पास में जाना चाहूंगा। राजीव जी, स्थिति हम सब देख रहे हैं, बड़ी विकट स्थिति, और ये कहूं कि मजदूर वर्ग जो है वो बहुत परेशानी इस नाते और डबल हो रही है उसकी कि जो माइग्रेंट करके आ रहे हैं वह लोग अपने काम से तो जा ही रहे हैं, अपने घर को लौट रहे हैं, तो उन्हें बड़ी इस दृष्टि से देखा जा रहा है क्योंकि अब कोरोना का नया सेंटर उन प्रवासियों में तलाशा जा रहा है कि जो प्रवासी आ रहे हैं वो कोरोना लेकर के आ रहे हैं। बड़ी एक धारणा बनती जा रही है और बड़ी विस्फोटक हालात बनते जा रहे हैं। कहां डिले हुआ, किसने किया, अब ये सब्जेक्ट नहीं बचा। अब मुझे लगता है कि दोहरी मार्ग पर हम तो जा रहे हैं। जनता जवाब लेगी समय पर, हम लोग भी जवाब लेंगे। बिल्कुल। राजीव जी आपके पास आना चाह रहा हूं, राजीव जी आपके पास आना चाह रहा हूं। ये जो परिस्थितियां बनी है, राजनीति एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन वास्तव में मानवीय दृष्टिकोण अगर हम देखें तो कैसा लग रहा है आपको कि वास्तव में न्याय हो पा रहा है इन लोगों के साथ में? दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं कि बिल्कुल उनकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो हालात है बड़े विकट बन गए हैं। प्रवासी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य अपने गृह प्रदेश से आ रहे हैं, उनको संभालने में अभी गुप्ता जी और राजकुमार जी अपने अपने दल के हिसाब से बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस वक्त हमें सबको मानवीय दृष्टिकोण रखना पड़ेगा, जैसा कि आपने खुद ने कहा कि आप अगर हमारी गलती है तो जैन साहब हमें बताइए, इनकी गलती है तो इनको बताइए। नहीं, इसमें राजनीति उसी पे आ रहे हैं। हमें बताइए इसकी गलती है तो आप इनको दोषिए। गलती किसी की भी नहीं है, ये एक अचानक आई आपदा है, इससे निपटना मजदूरों में बिल्कुल 30 WHO ने घोषणा कर दी थी, बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन राजकुमार जी अभी लेकिन वर्तमान में जो हालात, वर्तमान हालात में अपन चर्चा कर रहे हैं। अब जो कुछ का फॉल्ट रहा है, अब जो कुछ हो गया वो हो चुका है, लेकिन अब आने वाले समय में जो चीजें नहीं हो, मजदूर अपने घर वापसी बड़े सम्मानजनक तरीके से करे,
जैसे राजस्थान में हो रहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनकी सम्मानजनक वापसी होगी, उनका वेलकम होगा प्रवासी मजदूरों का, उनको कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन कई प्रदेशों में अभी भी जो समस्या सामने आ रही है वो बड़ी दुखदायी है। उन सब चीजों को आप लोगों को, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अलग अलग दलों के लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनको ही आगे आगे में, बाकी में तो यही बैठे हैं, केंद्र में ये बैठे हैं। जी जी राजकुमार जी, लौटूंगा आपके पास में, मैं लौटूंगा एक बार। हाँ राजू जी अपनी बात ऐसा मेरे पास नहीं है। इन्होंने यूपी के बॉर्डर के ऊपर हमारे मंत्री बस लेके खड़े रहे, 2 दिन तक इन्होंने परमिशन नहीं दी। अब वो चीजें, वो आपका प्रशासन और उनका प्रशासन दोनों आपस में मिलकर बातचीत करके इस समस्या को सुलझा सकता था, लेकिन नहीं आई उसमें। अब कोई दोषारोपण और उन चीजों को, आने वाले जो मजदूर हैं और जो आ रहे हैं अभी सड़क पर है, हम उनकी मदद कैसे कर पाए, इस पे ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से राजकुमार जी, राजस्थान में बहुत अच्छा काम हुआ। मुख्यमंत्री जी ने प्रवासी मजदूरों के लिए स्वागत किया, उनके लिए कहा कि इनका वेलकम है, अपने गृह प्रदेश आ रहे हैं। और निश्चित रूप से बीमारी भी साथ आ रही है। आज भी जो राजस्थान में सवेरे 9 बजे 122 संक्रमित, कोरोना संक्रमित पाए गए, उनमें 103 प्रवासियों की संख्या थी। 2 बजे तक 250 हो चुके हैं, 2 बजे तक 250। हाँ 250 हो चुके हैं, वो मुझे मालूम, लेकिन उसमें प्रवासियों की संख्या भी कितनी है ये आना शाम तक साफ होगा। लेकिन जो सवेरे तक रिपोर्ट आई उसमें 103 तो थे ही, 122 में से 103 प्रवासी थे। तो एक चिंताजनक स्थिति है। हमको अब आगे की व्यवस्था ये करनी है कि उनकी चिकित्सा सुविधा कैसी हो, उनको, उनका क्वारंटीन कैसे हो, और दूसरे लोग यहाँ पहले से रह रहे वो संक्रमित ना हो, ये पहले नहीं। हम लोगों को सबको इस पे ध्यान देना है। और निश्चित रूप से सरकारें अच्छा काम कर रही है, किसी सरकार के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि ये ऐसी आपदा है, इसमें सबको मिलकर निपटना है, कहीं ये फैले नहीं, और इसको हम समय से रोक पाए। और निश्चित रूप से होना यही चाहिए। बिल्कुल जैन साहब सही फरमा रहे हैं, होना यही चाहिए। गुप्ता साहब और राजकुमार जी, अभी पहले क्या हुआ, अभी ये बात सही है कि स्टैंड करेगी, जो भी घटनाएं होती हैं उसका अपना एक इतिहास होता है। लेकिन वर्तमान में हम इस परिस्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि ये किसी के भी अगर पाले में हम बॉल फेंकते रहेंगे तो ये बॉल खेलते रहेंगे और ये मामला ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। अनिल शेखावत साहब हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त। अनिल जी, आपके पास आना चाहूंगा। तमाम दृश्य हम देख पा रहे हैं, लेकिन अभी भी मजदूर की जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा हल नहीं हो पा रही है। बड़ी विकट समस्या से जूझ रहा है। वो रोजगार उसका जा रहा है, वो जहां पे जा रहा है उसे इस दृष्टि से देखा जा रहा है, जैसे राजीव जी ने कहा कि राजस्थान अकेले में ही, बात केवल राजस्थान एक सैंपल पीस के रूप में मैं बता रहा हूं आपको। सुबह 9 बजे तक जो मजदूर, जितने आंकड़े हैं सामने, उसमें से 103 प्रवासी थे। रात तक और क्लियर होगी। बात केवल राजस्थान की नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी हालात है, वेस्ट बंगाल में भी है, बिहार झारखंड में भी ये स्थितियां बन सकती है, क्योंकि प्रवासी जहां से आ रहे हैं। मैं चूक पे नहीं जाना चाहूंगा। अभी तो इस स्थिति से निपटने के लिए आपको लग रहा है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? योगेंद्र जी, किसी भी सरकार के काम को जब देखा जाता है ना, तो ये देखा जाता है कि कोई प्रॉब्लम जब होती है तो उसको कैसे वो लोग बाग डील करते हैं। तो इस सरकार के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 55 दिन बाद करते सारी स्थिति को हम ठीक तब कर सकते थे जब लॉकडाउन पहले 25 मार्च को जब चालू हुआ, उससे पहले ये सब चीजें सेटल डाउन होनी चाहिए। तो इस सरकार की कमजोरी है जो केंद्र सरकार है, उसके साथ साथ कहीं राज्य सरकार फॉलो नहीं कर रही। समस्या सरकार है, समस्या है, उनसे ड्रॉपआउट नहीं किया, नहीं किया। लॉकडाउन लगाने से पहले विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात नहीं करी कि हम इसकी कैसी समस्या जाएंगे। मोटे तौर पे अगर हम समस्या के बारे में बात करें, आज 55 दिन बाद बात ये कर रहे हैं कि प्रवासी जो मजदूर हैं वो कैसे घर पहुंचे। अभी तक सरकार क्या कर रही थी? जिस देश में 19,000 ट्रेनें रोज चलती हैं, 2 करोड़ आदमी डेली मूवमेंट करते हैं, तो हम इन मजदूरों को अपने घर नहीं पहुंचा पा रहे। बड़ी शर्म की बात है। तो इसके लिए सबकी जिम्मेदारी है और सरकार को खुले मन से इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए और एक टेबल पे बैठ के, एक जगह बैठ के, एक डिस्कशन करके, तो आज ये समस्या बहुत विकराल रूप धारण करती है। ऐसे करना चाहिए कि जिससे बहुत ही जल्दी समय में, क्योंकि मजदूर परेशान हो चुका है। आज 50-55 बात जब तक नहीं जा पाया है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास रोटी नहीं है, उसके पास आदत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में
जिम्मेदारी किसकी है इस नई व्यवस्था को बनाने के लिए? तो मेरा मानना है कि अभी भी हम बहुत दूर हैं, क्योंकि ये हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि अभी भी प्रवासी मजदूरों को भेजने में हमें कई महीने लग जाएंगे। तो आज हम किस स्थिति में खड़े हैं और कहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, तो इस स्थिति को जब तक हम सीरियसली बैठेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, ये समस्या सॉल्व नहीं होने वाली। और जिस संक्रमण से हम डर रहे हैं कि ये फैलेगा नहीं, ये मेरे हिसाब से अभी अपने पीक पे आया नहीं है। एम्स के डायरेक्टर कह चुके हैं कि जून में ये अपने पीक पे आएगा। तो आज की स्थिति में हमने समस्या को गंभीरता से नहीं लेकर बहुत भारी जी। मैं चलिए वापस लौटूंगा आपके पास, अनिल जी वापस आऊंगा। मैं संगम जी के पास में जाना चाहूंगा। संगम जी, पहले क्या हुआ, ये बातें स्टैंड करती रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी होना क्या चाहिए, हमें उस पर जाना चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं और होना क्या चाहिए। मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा, अभी भी हमारे पास में भारतीय रेल को लेकर के हम कई मर्तबा ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए यात्री आते और जाते हैं। आज श्रमिक कितना मूवमेंट कर रहा होगा देश में, अगर आंकड़ों पे कभी यकीन करें तो ये कहा जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में भी लेते हैं तो 4 करोड़ 5 करोड़ लोग इधर से उधर जा रहे होंगे। हमारे पास तो इतनी बड़ी रेलवे, उसकी व्यवस्था है, हमारे पास में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और निश्चित रूप से ये तय मानना चाहिए कि राष्ट्र के विकास के निर्माण में बहुत बड़ी अहम भूमिका उस मजदूर वर्ग की भी है, जिसके लिए चाहे कोई पूंजीपति अगर किसी ने पैसा लगाया तो उनके इस श्रम को भी हम भुला नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन के अभाव में है। अगर आज 3 दिन से सिर्फ हम इसी उलझन में हैं कि वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार के मजदूर उत्तर प्रदेश से नहीं जाने देंगे, योगी आदित्यनाथ जी करें, ये बात कहाँ है, क्यों है आप लोगों में कोऑर्डिनेशन का अभाव? मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके लिहाज से तो यही कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव है। संगम जी, आप बहुत महत्वपूर्ण जगह बैठे हुए हैं, महत्वपूर्ण पद पे हैं, सरकार से सीधा डायलॉग आपका होता है, तो ये कोऑर्डिनेशन का अभाव कहेंगे इसको? अधिकारियों के स्तर पे या सरकारों की नीति नहीं है? किसी भी सरकार का कहीं भी हो सकता है। जी, ये एक आपदा है जी, और एक वैश्विक महामारी है पूरे विश्व में, पूरे देश में। बिल्कुल। और जैसे कि अभी राजकुमार जी ने कहा, लॉकडाउन का निर्णय लिया, बहुत लेट लिया। इतना बड़ा हमारा ये देश है और निर्णय माननीय मोदी जी थे, इसके लिए संभव भी हो गया क्योंकि उनका बिल पावर मजबूत था ये लॉकडाउन करने के लिए। और दूसरी बात क्या है कि लॉकडाउन अमेरिका ने नहीं किया। आज क्या स्थिति है, आज हम तो एकदम सुरक्षित हैं। तो हमें सब लोगों को मिलके, जहां भी हम हैं, जिसकी भी सरकार है, हमको उसमें आगे आके मदद करना चाहिए। और हम स्वयं इस वक्त बॉम्बे में हैं, महाराष्ट्र में, और अभी मैं आपसे वार्ता करने से पहले मैं बोरोवली से और कुर्ला से आज के डेट में अभी 5 ट्रेनें छोड़ के आ रहा हूं प्रतापगढ़ के लिए। तो निरंतर ट्रेनें जा रही हैं। और भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमने जैसे महाराष्ट्र में श्रमिक मजदूर और जो बाकी के लोग यहां रहते थे और जो वेकेशन के समय जो अपने गांव जाते थे, जिसके बच्चे पढ़ते थे, जिसके बिजनेस व्यवसाय होते थे, ऐसे लोग भी यहां से जा रहे हैं जिसके अपने खुद के व्यवसाय थे। तो थोड़ी तो कठिनाई आती ही है जब आदमी पूरी तरीके से हर प्रदेश से पलायन करेगा, तो कहीं ना कहीं एक साथ में लाने के लिए। और जैसे कि अभी महाराष्ट्र में है, यहाँ पे कोई भी आदमी। गुप्ता जी सर, अभी भी एक और एडवाइजरी जारी की है अभी हाल ही में, आपके नोटिस में होगा, आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कि किसी भी राज्य से जहां गंतव्य तक, यानी कि जहां ट्रेन को पहुंचाना है जिस डेस्टिनेशन तक, वहां उस स्टेट की अब कोई मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। पहले ये किया हुआ था, अब कोई भी अगर जा रहा है तो पहुंचने दीजिएगा। उसमें योगी जी अगर कहें या अशोक गहलोत साहब कहें तब वो इनकार नहीं कर सकते। ये नई एडवाइजरी आ रही है। लेकिन यहां दूसरा सवाल है, यहां सियासत बसों के जरिए हो रही है कि अगर बस, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, नांदेड़ महाराष्ट्र से बसों से रवाना हुए सिख समाज के लोग, जो पंजाब गवर्नमेंट ने उनको पिक करवाया था, वहां से राजस्थान होके निकल करके जाना था, राजस्थान की सरकार ने उन्हें एस्कॉर्ट करके बॉर्डर पार करवाया। तो अगर कहीं ऐसा लग भी रहा है कि कोई प्रवासी नीचे उतर जाएगा, उसके कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, तो आप एस्कॉर्ट करके उनको एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पार करवा दीजिए। वह मजदूर हैं, उनको जाने के लिए कोई तो रास्ता होगा। मैं ट्रेनों पे नहीं जाना चाह रहा, ट्रेन आप लोग भिजवा रहे हैं, निश्चित रूप से श्रमिक स्पेशल चल रही है। जो लोग जा रहे हैं उसकी एक लिस्टिंग हो जाए कि कौन से गांव के लोग, कितने लोग जा रहे हैं, उसकी वहां सरकार निगरानी कर सके, उनके घरों में उसको क्वारंटाइन करे, नहीं तो विद्यालय में उनको क्वारंटाइन करे। नहीं तो ऐसे ही लोग चले जाएंगे और घूम रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं सबको खतरा पैदा हो सकता है।
सर लेकिन अभी जो बाइक से निकल करके जा रहे हैं, पैदल निकल करके जा रहे हैं, उन्हें जाने दिया जा रहा है, और केवल जो बस से जा रहे हैं उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा। ये तो फैल रहा है ना हर जगह। जो बाइक से जा रहे हैं, जो अपने साधनों से चले जा रहे हैं, उसके लिए कोई काउंट नहीं हो पा रहा है ना। तो बसों पे अगर 50 लोग जा रहे हैं तो उसकी एक गिनती हो कि भाई 50 लोग आ रहे हैं, इस गांव के जाने वाले हैं, और अपने घरों में क्वारंटाइन हो जाए। ये हर सरकार के लिए है। अगर हमारे पास जानकारी नहीं होगी तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन बाहर से आया, किसको क्वारंटाइन करना है। तो 3 दिन से सर आप लोगों को ये पता नहीं लग पाया अभी तक कि कितने लोग प्रवासी उत्तर प्रदेश के हैं। ये तो बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के भी लोग हैं जो जाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के रास्ते से हमें अगले बॉर्डर तक पहुंचा दिया जाए, अगली सरकार हमें वहां से पिक करेगी। वहां की सरकार को चाहिए कि भाई आपके इतने लोग हैं और उसकी लिस्टिंग करके भेज देवे, इतनी बसें भेज देवे। और सरकार, हमारी केंद्र सरकार हर जगह ट्रेन दे रही, जैसे कि आपने बोला, तो वहां पे लोगों को ट्रेन में, बसों में बैठा के भेज देवे। वो तो हम ब्लैंक एनओसी दे ही दिए हैं कि आप कहीं से भी भेज दीजिए, मगर उसकी एक लिस्टिंग तो बनाना राज्य सरकार का दायित्व तो है ना, कि भाई 2000 लोग जा रहे हैं और 2000 लोग कहां कहां के रहने वाले हैं, उसकी लिस्ट भेज देवे। कोई एनओसी की जरूरत नहीं। गुप्ता साहब, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अभी भी मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का अभाव है। ये जो बसों में लोग जा रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं और जो स्थितियां देख पा रहे हैं, ये वह लोग हैं कि रास्ते से कोई जा रहा है, कहीं किसी भी स्टेट से आ रहा होगा, वो केवल राजस्थान के नहीं है, जहां से जो लोग आ रहे हैं। यहां मुख्यमंत्री ने एक आदेश दिया है कि 2 बस हर एसडीएम के पास में होगी, जिसे आप उपखंड अधिकारी कहते हैं उत्तर प्रदेश में। उनके पास में 2 बसें होंगी, जरूरत पड़ेगी तो और ले सकते हैं। जो भी रास्ते में पैदल जा रहा है उन्हें आप पिक करिए, बॉर्डर तक पहुंचाइए। कल 20 बसें छोड़ा है यहां महाराष्ट्र से, 20 बस हमने हर बसों में बैठा के, बहुत अच्छी बात है। नहीं, उसकी लिस्टिंग करके हमने वो जिलाधिकारी को भेज दिया, कितने लोग मैं भेज रहा हूं इनको। और ये तो आपने व्यवस्था की है, ये तो आपने व्यवस्था की है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं सर, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जो लोग राहगीर जा रहे हैं, रास्ते के जरिए जा रहे हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास में नहीं है, उनको अभी यहां से बॉर्डर पे पहुंचाने के लिए एसडीएम्स को वो निर्देश दिए गए हैं कि आप जो पैदल जा रहा है, किसी भी स्टेट का और कहीं से भी आ रहा है, आप उसको वहां तक पहुंचाइए, उसके खाने की व्यवस्था कर दीजिए। एक ये कहें कि बॉर्डर पे हमारी सरकार ने बसें लगाया उनको घर तक पहुंचाने के लिए। अगर वो छोड़ रहे हैं तो बॉर्डर से, हमारे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे हमारी सारी बसें लगी हुई हैं। अगर जो पैदल जा रहे हैं हो रही है, फिर राजनीति क्यों हो रही है? नहीं, अब लोग राजनीति कर रहे हैं। अब ये तो कांग्रेस वाले से पूछना चाहिए क्यों राजनीति हो रही है, अब उसके लिए हम क्या बता सकते हैं जी। अरे भाई राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। बसें अगर उत्तर प्रदेश सरकार वहां से लगा रखी है तो बॉर्डर तक आप लोग पहुंचा दीजिए, वहां रोक अभी एक मिनट में इस पे राजकुमार जी, अभी राजकुमार जी बोल रहे थे कि हमारे मंत्री बॉर्डर पे लेके गए। अब मंत्री को जाने की क्या आवश्यकता है भाई, ये राजनीति नहीं है तो है क्या? अरे भाई बसों में बिठाओ, नहीं ये राजनीति नहीं है तो है क्या? आप बस में बिठाओ और चले जाओ, बॉर्डर पे उतरे। आपके विधायक और मंत्री आप परमिशन इस वजह से नहीं दे रहे कि 2 मंत्री पहुंचे वहां लेकर के? नहीं, क्यों पहुंचे? इस वजह से परमिशन नहीं दे रहे। मतलब है कि राजनीति है ना, इसका मतलब तो राजनीति हो गया ना भाई। एक दूसरे को राजनीति करने का क्या सिस्टम है? अरे जनता परेशान है, श्रमिक मजदूर परेशान है, उनको आप मदद करना चाहते हैं तो आप उनको बसों में बैठाइए, छोड़ दीजिए। अब हमने यहाँ से 20 बसें छोड़ा, हमने यहाँ से 20 ट्रेन छोड़ दिया, इसका मतलब थोड़ी है कि हम वहां पे जाके झंडे दिखाते और राजनीति करें। गुप्ता साहब, मैं राजकुमार जी से जवाब दिलवाता हूं इसका। राजकुमार जी, मंत्री सीधे बस में बैठाते पहुंचा देते। गुप्ता साहब का यह कहना है कि राजनीति कांग्रेस कर रही है, क्या आवश्यकता थी मंत्रियों को वहां तक जाने की? देखो, पहली बात तो गुप्ता जी को ये बता दूं कि भरतपुर जो यूपी के बॉर्डर पे हमारा जिला पड़ता है, वो दोनों माननीय मंत्री उसी जिले से आते हैं। और जब अधिकारियों ने बस में बिठाकर यूपी बॉर्डर पे लेके गए तो वहां जब पुलिस ने रोक दिया तो उनको, विश्वेंद्र सिंह जी को, सुभाष गर्ग जी को, वहां के जिला। भाई साहब, आपको जानकारी नहीं होगी तो आप बॉर्डर पे जाके देख लीजिए हमारी सरकार ने कितनी बसें लगाया है। एक मिनट सुन लो। और अब जो मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूं मैं राजनीति क्यों कर रहा हूँ। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ। अभी आप एक सवाल कर रहे हो, उसमें राजनीति, खुली राजनीति कर रहा हूँ कि आपने जब लॉकडाउन की घोषणा की तब 500 से लेके 1000 के बीच में कोरोना पॉजिटिव पूरे देश में थी, और अब जब लॉकडाउन में ढील दे रहे हो तब 1 लाख पार कर गए। तो ये मैं विस्तृत रूप से राजनीति कर रहा हूँ आपसे
कि 500 से 100 होते तो आप लॉकडाउन खोलने की बात करते या छूट देने की बात करते, ये लाखों चले गए, उसके बाद आप ये लॉकडाउन क्यों खोल रहे हो भाई? नंबर 2, आप तो ये सैंपलिंग की बात जो कर रहे हो ना कि प्रवासी, जैसे राजीव भाई साहब ने बोला कि प्रवासी लोगों में क्यों आ रहा है, मैं अभी बता दूं आपको कि सैंपलिंग सिर्फ उन्हीं की हो रही है। अनिल शेखावत जी ने भी सवाल खड़ा किया, सैंपलिंग भाई साहब अभी सिर्फ उन्हीं की हो रही है जो अभी जो मजदूर आ रहे हैं या प्रवासी आ रहे हैं। बाकी सैंपल लेना पूरे देश में लोगों ने छोड़ दिया है। और मैं आज बता दूं आपको, अगर सैंपल लेना शुरू कर देंगे ना पूरे देश में, तो ये संख्या करोड़ों पास जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं करोड़ प्लस जाएगी। ये सिर्फ भ्रम की स्थिति है और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मैं गुप्ता जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, राजनीति करते हुए, कि राजनीति का जवाब, राजनीति की चीजें, राजनीतिक व्यक्ति हैं, इसलिए कोई भी अच्छी बात बोलेंगे, खराब बात बोलेंगे, राजनीति का आरोप लगेगा। आप लोग राजनीति नहीं करते हो क्योंकि आप लोग देशभक्त हो। हमने तो सुना है कि देशभक्त आप लोग ही हो, बाकी तो कोई देशभक्ति नहीं है। और पाकिस्तान में लॉकडाउन हुआ नहीं, बांग्लादेश में लॉकडाउन हुआ नहीं, श्रीलंका में लॉकडाउन हुआ नहीं, नेपाल में लॉकडाउन हुआ नहीं, वहां तो पूरे देश के देश खत्म हो गए। यहाँ तो आपके मोदी जी थे, इसलिए हम बचे हुए भाई, धन्यवाद आपका, हम बचे कम से कम, वरना तो हम मर जाते, हम तो मर ही जाते हम तो। इसलिए आप लोग राजनीति नहीं करो, राजनीति हम ही कर रहे हैं, हम ही राजनीति कर रहे हैं, आप चिंता मत करो। और समय आने पर इसका जवाब देखो, भगवान के पास देर है, अंधेर नहीं है, उसकी लाठी के अंदर ताकत नहीं, आवाज नहीं आती है। जिस दिन आवाज लगेगी, डंडा पड़ेगा सर पे ना आप लोगों के ऊपर, तब पता चलेगा कि राजनीति कौन कर रहा था। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ आप जी। चलिए, आप लोग बने रहे हमारे साथ में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौट रहे हैं वापस। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर के। अभी भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। प्रियंका गांधी को जब पत्र मिला कि आप उन गाड़ियों की पूरी लिस्ट दीजिए, गाड़ी में जब ये आरोप लगा कि स्कूटर मोटरसाइकिल ऑटो के नंबर भी है इसके अंदर, तो प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पत्र लिखा और उसमें कहा है कि ये वजह राजनीति की जा रही है और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। सरकार में जिस तरह की स्थिति बना रखी है, हजारों बस खड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अभी कुछ कर नहीं रही है। बॉर्डर पे हमारे लोग बसों को लेकर के खड़े हुए हैं, कम से कम उन मजदूरों की तरफ ही देखना चाहिए। तो चलिए मैं एक बार अनिल शेखावत जी के पास में फिर जाना चाहूंगा। अनिल जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। आपका सामने एक बात कही कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, राजकुमार जी ने भी बात की और निश्चित रूप से राजनीति करने का नहीं है, लेकिन आप ये मुझे बताइए कि कहीं तो चूक हो रही है। हमारे पास में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, गाड़ी घोड़े हैं, ट्रेन का बहुत बड़ा लवाजमा है, उसके बावजूद भी अगर हमने 52-55 दिन तक श्रमिकों को देखते नहीं देख पा रहे हैं, तो मुझे इतनी समस्या क्या हो सकती है? जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अनिल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो मेरा सवाल ये है कि हमारे पास में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी संख्या में ट्रेनें हैं, बसें हैं, ट्रक हैं, जिसमें बैठ करके जा रहे हैं। आज भी अगर 55 दिन तक वह श्रमिक इसी तरह से जो पैदल जाता दिखाई देता हो, और तो इससे बड़ी को पीड़ा हो सकती है। आपको शुरू से कह रहा हूँ कि इस सरकार ने सबसे प्लानिंग नहीं करी। सबसे पहले जो ट्रेन है वो 3 मई के बाद चली, जो दिल्ली से 18 ट्रेनें चली थी। आप इन लोगों की प्लानिंग ये देखिए कि राजधानी गाड़ियों में इनको भेजा गया, 500 कुछ रुपए इनसे लिए गए, इनको खाना नहीं दिया गया, एक पानी की बोतल दी गई। जहाँ दूसरी तरफ 20 लाख करोड़ के इन्होंने जो है प्लान बताए हैं कोरोना को निपटने के लिए, वहां अगर मैंने अखबार में पढ़ा है कि एक रोज की गाड़ी का 284 करोड़ रुपए का बिल आया था। तो ये मैं कहता हूं अगर इस 100 रोज की गाड़ी चलाएं तो 22,000 करोड़ इस पूरे देश के लिए, जिसकी 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, जिसमें 20 लाख करोड़ के जो है रिलीफ जो है अभी सरकार ने दिए हैं, ऐसी स्थिति में हम इन लोगों से पैसे क्यों नहीं ले रहे हैं, मेरे ये समझ में नहीं आया। इन लोगों से बिल्कुल पैसे नहीं लेने चाहिए, इनको पूरे घर पे बिना पैसे के पहुंचाने की सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मंत्री महोदय ने अभी अमेरिका का नाम लिया कि वहां पर लॉकडाउन नहीं हुआ, तो वहां क्या स्थिति है? लॉकडाउन तो स्वीडन में भी नहीं हुआ, लॉकडाउन तो जर्मनी में भी नहीं हुआ, लॉकडाउन तो साउथ जो है उसमें भी नहीं हुआ। वहां पर भी लोगों ने अपनी प्लानिंग से, अपनी व्यवस्था से बहुत अच्छी तरीके से कोरोना को जो है निपटाया है, और वहां पे कोई भी कैजुअलिटी ऐसी नहीं हुई है जो अमेरिका का नाम ले रहे हैं। तो सिर्फ ये कहना कि हमने लॉकडाउन कर दिया इसलिए लाखों आदमियों की जान बच गई, परंतु दूसरी तरफ अब जो इन्फेक्टेड आदमी हो रहे हैं वो लाखों तक कैसे पहुंच रहे हैं? तो ये देर से किया हुआ जो है प्रयास है, ये प्रयास शुरू से होना चाहिए, बल्कि लॉकडाउन चालू होने से पहले व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहिए था। जिस देश में, आपने ठीक कहा, अभी किसी ने कहा था, जिस देश में रेलवे की फैसिलिटी दुनिया में नंबर 1 है, जहां पर मैंने बताया 17,000 18,000 ट्रेनें डेली चलती हैं, ऐसी स्थिति में भी हम लोगों को अपने घर नहीं पहुंचाने पा रहे। तो ऐसी स्थिति में इस सरकार की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं लगना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। और 55 दिन बाद आप ऐसी व्यवस्थाओं को ला रहे हैं जो अभी कई महीनों तक चलेगी जी, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को। अभी होना क्या चाहिए? अभी होना क्या चाहिए? अब क्या होना क्या चाहिए? अब योगेंद्र जी, इन्होंने बहुत लेट कर दिया। इसकी जो भी कॉस्ट है वो हमको चुकानी पड़ेगी। जो गरीब आदमी मरेगा उसकी जिम्मेदारी हमारी थी। अब आप 55 दिन बाद हम ये कहें कि अब क्या होना चाहिए, 55 दिन निकाल क्यों दिए आपने? ये किसकी कॉस्ट पे निकाल दिए? ऐसा क्यों किया? ये गरीब के साथ आपने ऐसा क्यों किया? आप जो है अभी भी जो वंदे मातरम वाली जो फ्लाइट आ रहे हैं वो 5 स्टार होटलों में रुक रहे हैं, क्वारंटाइन उनका 5 स्टार होटल में हो रहा है, और यहाँ के मजदूर का लेकिन वो पे कर रहे हैं अनिल जी, वो पे कर रहे हैं, वो अपना पेमेंट दे रहे हैं, वो पहुंचे हैं, सरकार उनसे पैसे वसूल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी ट्रेनें चल रही है 85% भारत सरकार दे रही है और 15% राज्य सरकार दे रही है। आपके महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है और 15% यहाँ उनको जब देने का हुआ तो मजदूरों से लेना शुरू किए, तो मैंने ही उसको आवाज उठाने का काम किया।
दिल्ली में भी जब ले रहे थे वहां भी हमने आवाज उठाने का काम किया। 85% पैसा भारत सरकार का और 15% राज्य सरकार का, और मजदूरों को, श्रमिकों को मुफ्त में घर पहुंचाने का ये संकल्प मोदी जी का और पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अरे योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने जो रेलवे का किराया किया वो चार्टर रेलवे का किराया करके 85% उसको रिलीफ देके 15% किया। अरे यार, गरीबों को तो छोड़ो, गरीबों से भी लोग हैं तो देश की वेलफेयर स्टेट की जो गरीबों की रुपया भी गरीबों से नहीं लिया जा रहा है, 1 रुपया अगर राज्य सरकार ले रही है। गुप्ता साहब, उत्तर प्रदेश से ही हमारे रिपोर्टर्स की जो रिपोर्ट्स है उसके अनुसार बाकायदा कहा जा रहा है कि जो पहले आई ट्रेन उसमें बाकायदा उन्हें टिकट दिया गया और पैसे लिए गए उनसे। उन्होंने बाकायदा कहा है कि हमारे पास में टिकट है। बिहार से जो रिपोर्ट्स आई उसमें कहा गया जी, स्वयं बॉम्बे में था और यहाँ पे कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है, यहाँ पे पैसा लिया गया और हमने उसको पे किया है, ये हमने स्वयं पे किया है। और जब मैंने उस आवाज को उठाया, क्योंकि शुरू में ही जो नोटिफिकेशन हुआ उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था कि 85% भारत सरकार और 15% राज्य सरकार को पेमेंट करना पड़ेगा। चले एक बार शेखावत जी को पूरी बात कहने दीजिए। शेखावत जी, हम इसमें जाना चाह रहे हैं कि अब क्या जाना चाहिए। संगम गुप्ता जी हमारे साथ में बैठे हैं, रेल मंत्री जी पीयूष गोयल साहब से इनकी बात होती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि 15% का भी जो चलिए इश्यू है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन अब क्या किया जाना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने घर तक पहुंच पाए। नहीं, अभी जितनी भी ट्रेनें आप लोगों को चाहिए, जितने भी जिस भी पार्टी के नेता हैं उनको सारी की सारी ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें मुहैया कराई जा रही है, और उनको राजनीति ना करके उनको ऊपर आके वहां के लोगों को लिस्ट बनावे और हमारी सरकार को भेजे, उसको तुरंत ट्रेनों में रवाना करे। आगे हमें ना राजनीति बिल्कुल नहीं करे। जी अनिल जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। शेखावत साहब, आप मुझे कह रहा था कि ये सरकार जब 500 रुपए राजधानी एक्सप्रेस उनसे लेगी तो क्या एक टाइम का भोजन का पैकेट देने की हैसियत नहीं है क्या सरकार की? एक पानी की बोतल दे रहे हो आप उस मजदूर को, आप उसको खाना नहीं दे रहे। ये क्या सरकार है? ये कैसे चला रही है? और क्या बड़ी बड़ी बातें कर दिया जा रहा है, पानी का बोतल दिया जा रहा है और बिस्कुट भी दिया जा रहा है। मैं स्वयं अभी स्टेशन से ही आया, मैं अभी स्टेशन खाने में था, मैं खुद स्टेशन छोड़ गया था। बिस्कुट देके 24 घंटे में पेट भर जाएगा क्या? बिस्कुट खाने की पैकेट भी दिया जा रहा है, आप दे रहे होंगे। आप, मैं बात कर रहा हूँ चार हेलो, अभी जब से ट्रेनें शुरू हुई है तब से उनको पानी का बोतल और खाने की पैकेट और हमारी भारत सरकार ने। जी राजकुमार जी कुछ कह रहे हैं आप अभी। जी चलिए, मैं राजीव जैन साहब के पास में जाना चाहूंगा। राजीव जी आपके पास आना चाह रहा हूं। राजीव जी आपके पास आना चाह रहा हूं। स्थितियां जो सारी बनी हुई है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस आपको जर्नलिज्म का। जो स्थितियां हो चुकी है वो हो चुकी है, लेकिन अब तो इस पे फोकस होना चाहिए कि अगर कोई खामी है तो हम उसको दिखा सके और बता सकें कि अब ये किया जाना चाहिए, सरकार के पार्ट पे यह कमी है, इसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। ऐसा कुछ लग रहा है आपको अभी? राजीव जी, जैन साहब, राजीव जी अगर आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल यह है कि तमाम परिस्थितियां सामने हैं, जो होना था वह हो भी रहा है, लेकिन फिर भी इस जंग को जीतना है। तो ऐसा लग रहा है आपको कि सरकार की कहीं चूक है तो उसे दुरुस्त किया जा सके? जी राजीव जी, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी, तो मेरा सवाल यह है कि परिस्थितियां जो बननी थी वो बन चुकी हैं और बन रही हैं, इसे खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन अब किया जाना चाहिए सरकारों के स्तर पे। अगर कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि सरकार इस पे फोकस करे, वो नहीं कर पा रही है, तो कुछ ऐसा है कि हम सरकार से कह सके, हमारी बात, जनता की बात उन तक पहुंचा सके। संगम गुप्ता साहब हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, जो पीयूष गोयल साहब से सीधी बात करने की भी स्थिति में है, ताकि बताया जा सके, मोदी जी को ये लिख सकते हैं कि हाँ अभी भी हमारी ये चूक है जिसे हम दुरुस्त कर सकते हैं। जी राजीव जी। जी
जी राजीव जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी चलिए, मैं गुप्ता साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। आप ये बात कह रहे हैं कि अभी अनिल शेखावत जी जो बता रहे हैं, ये रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, हम उनके आधार पे आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि स्थितियां ये हैं। आप प्रतापगढ़ के सांसद हैं, आप अपने वहां के जो लोग हैं, आप गए, बहुत अच्छी बात है। एक जनप्रतिनिधि के नाते आपने भूमिका अदा की, हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं इस बात के लिए। सबको करना भी चाहिए, क्योंकि वो भी अपने लोग हैं। किसी ने वोट दिया नहीं दिया मायने नहीं रखता ये। अब तो यह विषय है कि वास्तव में उस गरीब को जो किसी भी तरफ देख रहा है, तो हम जो सहारा दे सकते हैं हमें वह देने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो अनिल जी एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये रिपोर्ट्स के आधार पे कि ट्रेन रवाना कर दी, एसी ट्रेन आपने दे दी, पानी की बोतल उसमें थमा दी, खाने की व्यवस्था सरकार ने की होगी, लेकिन वहां खाना नहीं मिला। सिर्फ हम यही कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग का बड़ा अभाव है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। जब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बॉम्बे में हूं, आज मैं कुर्ला स्टेशन पे था, मैं थाने स्टेशन पे था, और बोरोवली मैं खुद ट्रेन यहां से छोड़ा हूं। पानी की बोतल, बिस्किट की बोतल, खाने की पैकेट, और आपको चाहिए तो मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा आपके पास। भरोसा कर रहे हैं, आप पे भरोसा है। अनिल जी भी देख ले भाई, अनिल जी घर पे बैठे होंगे और सुनी सुनाई बात को बता रहे होंगे। मैं प्रत्यक्ष, मैं उस स्टेशन पे स्वयं ट्रेन को छोड़ा हूं, तो हम कैसे मान ले रहे कि अनिल जी, सर आपकी बात नहीं कर रहे। अनिल जी ये कह रहे हैं कि जिन मजदूरों से शुरुआती दौर में अगर टिकट पे लिया आपने, आप कह रहे हैं 85% केंद्र सरकार वहन कर रही है, 15% राज्यों को ले दिया हुआ है, या मजदूर को दे रहे हैं। स्टार्टिंग में यहाँ सवाल ये है सर, यहाँ सवाल ये है कि पहले जो लोग जा चुके हैं, उन लोगों की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैं आपसे कह रहा हूं कि उनसे पैसे भी लिए गए, और रास्ते में वो इस भरोसे है कि खाना दिया जाएगा। मैं मॉनिटरिंग की बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा हूं। अगर पहले भी ऐसा हो चुका है और आगे ना हो तो इसे दुरुस्त करना। नहीं, वहां की जो सरकार थी, जैसे महाराष्ट्र में जो गठबंधन की सरकार है, राजस्थान में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, बाकी और कोई प्रदेश में इस तरीके का नहीं हुआ है। जी चलिए, राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? और जैसे आप कह रहे हैं कि भाई प्रियंका बडेरा जी ने 1000 बसें दिया है, तो मैं उनको कह रहा हूं, इस चैनल के दावा है। नहीं, मैं इस चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि मैं बंबई में स्वयं हूं, यहाँ पर उनकी सरकार है, हमको भेज दे, 500 बट हम कल भर के भिजवा देते हैं। कोई राजनीति नहीं है, मैं भर के भिजवा देता हूं ना, दे दे हमको 1000 बस। अगर वो कह रहे हैं कि बसें हम दे रहे हैं, तो मैं यही बंबई में हूं, सरकार भी उनकी है, हम 1000 बस दे देवे, हम भर के भिजवा देते हैं। सर, दिल्ली और राजस्थान से जो लोग पहुंच रहे हैं, उन्हें पहुंचाने के लिए कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में वो एंटर करें, वहां से सरकार आगे पहुंचाए। जी दे देवे, बसें दे देवे ना। हमारा कहने का मतलब, हमारे लोग वहां पे हैं, हमको लिस्ट बसों की दे देवे, हम बोल देते हैं सब भर के पहुंचा देवे, अगर उनको इतना ही हमदर्दी है तो। चलिए, एक बात बता दीजिए मुझे। आप एक बात कह रहे हैं कि हमारी बसें वहां से लगी हुई हैं, आपकी सरकार के 2 दिन पहले के ऑर्डर ये हैं, और साफ कहा गया उसमें कि अब ना पैदल आने दिया जाएगा, ना पटरियों के माध्यम से आने दिया जाएगा, बॉर्डर बिल्कुल हम सील कर चुके हैं। आप कह रहे हैं कि वहां से अपने बॉर्डर तक बसें जा रही हैं, और एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक वो क्रॉस करा रही हैं। बताइए गुप्ता साहब कि जब आप बॉर्डर पे किसी को एंट्रेंस नहीं दे रहे हैं, आप किसी को एंटर नहीं करने दे रहे हैं, तो जा कैसे रहे हैं? नहीं, जो बॉर्डर पे लोग 3 दिन पहले पहुंचे हुए थे, जो लोग पैदल चल के आ रहे थे, उनको बसों से उनको घर तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने नोटिफिकेशन करके आदेश भी किया हुआ था। जी, अब इसके बाद आप बताइए हमको, आज की कोई स्थिति बताइए कि कोई पैदल जा रहा होगा। तो जो बॉर्डर पर जिनको रोक रखा है उनको आने दीजिए कि ठीक है, इन बसों में मत बैठ करके आइए, पैदल आना है तो आप आइए, हम पहुंचाएंगे आपको आगे, ये कह दीजिए। तो कांग्रेस तो उसके लिए तैयार है। हमारी बसें लगी हुई हैं, उस बसें में बैठ के अपने घर तक जावें। सारे अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कहीं भी कोई पैदल और कहीं भी कोई ट्रकों में नहीं दिखने चाहिए, उनको बसों से बैठाओ और बसों से ले जाके उनको घर तक पहुंचाने का काम किया जाए। सर, ट्रकों से तो अभी भी जा रहे हैं लोग, रोक नहीं पा रहे हैं उनको। ट्रकों से तो अभी भी जा रहे हैं लोग, करके जा रहे हैं अपनी, कोई छोटी बस लेकर के जा रहा है, कोई ट्रक लेकर के जा रहा है। नहीं, अभी कोई ट्रकों से नहीं, ट्रक से और टेम्पो से लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे जब लोगों को ट्रेनों से मुफ्त में पहुंचाया जा रहा है, तो ट्रकों में क्यों जाएंगे? ये तो पहले 3 तारीख के बाद जो लोग पैदल चल दिए थे, जो लोग टेम्पो में चले गए, तो उनको नहीं लगा कि भाई हम कैसे पहुंचेंगे घर। मगर अभी तो हर जगह माननीय मंत्री जी ने भी अनाउंस किया कि हर जिले को हम ट्रेन दे रहे हैं।
इसको भी जहां भी आवश्यकता है उतनी ट्रेनें उनको मुहैया कराई जा रही है। अनिल जी, एक बात मैं जानना चाह रहा हूं कि यह बात पीयूष गोयल भी कह रहे हैं, संगम गुप्ता साहब भी कह रहे हैं, तो ट्रेन ऑन डिमांड दी जा रही है कि कोई राज्य अगर डिमांड करे, ट्रेन लेना चाहे तो ले सकता है। हाँ, ले और सकता ये बात सही है कि जी, राजस्थान से भी 1 लाख लोग इधर से उधर हो चुके हैं, आ भी चुके हैं, जा भी चुके हैं, जैसे हमारी बात हुई अभी तक। तो अभी पहले 1200 कुछ लोगों को उसमें एंट्रेंस हो रहा था, अब 1400 लोगों को कर दिया गया है, थोड़ा स्पेस उसमें और एडजस्ट करके। और डब्बे तो अभी जी जी जी, हाँ, राजीव जी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, तो चलिए, राजकुमार शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। चलिए, टेक्निकल खामी के कारण दोनों गेस्ट हमारे साथ अभी आप लोगों से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। मैं अनिल शेखावत जी के पास ही जाना चाहूंगा एक बार। अनिल जी, गुप्ता साहब कह रहे हैं कि ऑन डिमांड ट्रेन उपलब्ध कराई जा रही है। आप जो बात बता रहे हैं पहले की है। चलिए, तो बीजेपी के सांसद हैं, इस वजह से कह रहे हैं कि मेरे यहाँ के लिए 5 ट्रेनें मैंने रवाना की हैं, बसों से भी रवाना कर रहा हूं और रवाना किया भी जा रहा है। लेकिन मैं यहां अगर बसों को लेकर के, जैसे प्रियंका गांधी जी को लेकर के कहा जा रहा है कि बसें वो भेज रही हैं, लेकिन उसमें जो शॉर्ट लिस्ट की है उसमें नंबर कुछ और दिए जा रहे हैं, वो एक अलग एक इश्यू हो सकता है। लेकिन यहां एक बात मैं कहना चाहूंगा आपसे कि क्या वास्तव में सरकारों को वो डिमांड निकालनी चाहिए? अगर योगी सरकार ये बात कर रही है कि आप लिस्ट दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश के कितने लोग आ रहे हैं और कहां के रहने वाले हैं, कहां जा रहे हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि दूसरे राज्यों को भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर यही अड़चन है तो इसे दुरुस्त हम 3 दिन में भी नहीं कर पा रहे हैं। होना चाहिए कि सब सरकारों के हाथ में एक केंद्रीय समिति बननी चाहिए थी, एक सेंटर कमेटी बननी चाहिए थी, तो सब राज्यों के उसमें आदमी होने चाहिए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे के आदमी होने चाहिए थे। वो ये डिसाइड करते कि हमारे यहाँ क्या डिमांड है, कितनी गाड़ियां जा रही है। अभी ये यूपी की बात करके हम राजस्थान की बात कर देंगे, कोई एमपी की बात कर देगा। ये अभी भी ये इनकार कर रहे हैं कि कोई आदमी सड़क पे नहीं है, जबकि ऐसी खबरें आ रही है कि अभी भी लोग बाग सड़क पे चल रहे हैं। तो ये कोई ऐसे झगड़े का काम नहीं है, ये ऐसे हम किसी को नीचे दिखाने वाली बात नहीं करना चाहते। एक सेंटर कमेटी का फॉर्मेशन होना चाहिए था सेंटर लेवल पर, जिसमें हर सरकार का एक आदमी नुमाइंदा होता जो ये डिसाइड करता है कि उसके यहाँ कितना लेबर आने वाली है, कितनी लेबर जाने वाली है। तो वो एक सेंटर कमेटी डिसाइड करती है कि कितनी ट्रेनें लगनी चाहिए, कितनी ट्रेनें कहाँ जानी चाहिए। उस स्थिति में उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पार्ट हमें दिखता कि कैसे चल रही है सरकार। अब तक ये आरोप लगाना, जैसे कांग्रेस लगा देगी कि 1000 गाड़ियां चाहिए। अब ये सुनते आए हैं कि बॉर्डर पर हर स्टेट को छोड़ना है, उस बॉर्डर के बाद उस दूसरी स्टेट को उन लोगों को ले जाना है। अब वहां पर क्या अव्यवस्था हो रही होगी यूपी में, मुझे नहीं पता, पर मेरा ऐसा मानना है कि एक सेंटर लेवल कमेटी इन चीजों को देखनी चाहिए, और अगर वो होती तो ये अव्यवस्था जो फैली हुई है ये काफी हद तक कम होती है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऑल पार्टीज, ऑल स्टेट्स का अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट होता तो मुझे लगता है कि ये कोऑर्डिनेशन ज्यादा बेहतर होता। गुप्ता साहब, ये कई मरतबा ये बात उठ चुकी है कि कहीं ना कहीं, देखिए मैं फिर कहना चाहूंगा, किसी भी सरकार की नीयत पे कोई शक नहीं है सर, किसी भी सरकार की नीयत पे कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का अभाव है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये बड़ी अभी खामी है। देखिए, इसमें राज्य सरकार को चाहिए कि ऐसे अपने कॉल सेंटर बना देने चाहिए थे, और जितने भी श्रमिक मजदूर थे उनका वहां रजिस्ट्रेशन हो जाता, किस प्रदेश में जा रहे हैं, और उतने ट्रेन का डिमांड करके उनको रवाना कर देना चाहिए था। ये राज्य सरकार का दायित्व होता है। जी, लेकिन अभी भी आपको लग रहा है कि अगर कहीं कोई बात है तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है मोदी साहब ने, तो ऑल पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर्म कर सकते थे, सभी राजनीतिक दलों के सांसदों को बुला सकते थे कि आप लोग एक कोऑर्डिनेट, ये जो है ये कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, किसी एक मंत्री को, पीयूष गोयल साहब को या किसी को भी इसको चेयरपर्सन बनाया जा सकता था। ये मुझे लग रहा है कि ऐसा एक तो राज्य सरकार का दायित्व होता था कि भाई उसके राज्य में कितने श्रमिक मजदूर वहां रहते हैं और कितने दूसरे प्रदेशों में हमको भेजना है, उनके खाने का। अनिल शेखावत जी जो कह रहे हैं सर, शेखावत साहब जो कह रहे हैं उसकी वजह यही है कि आज जो प्रियंका वाड्रा अगर लेटर लिख रही है या मोदी सरकार उधर से जवाब दे रही है, ये कोऑर्डिनेशन का अभाव है। अगर उनके पास में 1000 गाड़ी नहीं है, 500 गाड़ियां भी दी हैं, वो किसी मजदूर के लिए तो जा रही हैं। उनको अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी होती तो तुरंत परमिशन दिलवाती है कि चलिए ये जाएंगे, इतने लोग बिहार के, एक बस में बिहार के हो जाइए, 10 बसों में होइए, 50 बस में होइए,
जो जितनी बसों में अगर वेस्ट बंगाल के लोग हैं तो वहां बॉर्डर तक उन्हें पहुंचाया जाएगा। तो ये अगर मुझे लगता है कि ऐसी एक कमेटी होती तो वह किसी तरह की कोई बर्डन नहीं होने देती, और लगता है कि अब तक सहूलियत के हिसाब से काम भी हो चुका होता। सरकार की नीयत पे भेजना चाहती है तो ये सब क्यों नहीं किया जा रहा? इस तरीके से देखिए, ये कहीं भी कोई जगह किसी एनओसी और कोई भी चीजों की आवश्यकता नहीं है। ये तो खामोखा राजनीति हो रही है, क्योंकि हम खुद फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हम खुद देख रहे हैं यहाँ पे ना कि ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आवश्यकता क्या है कि एक लिस्ट बनाइए कि 2000 लोग इस ट्रेन में जा रहे हैं और तुरंत डिमांड सरकार करे, तुरंत 20 ट्रेन 10 ट्रेन जितनी भी ट्रेनें चाहिए, जितने भी बसेस होंगे, खाली एक लिस्ट भेजे और तुरंत रवाना कर देवे। तो राज्य सरकार का दायित्व होता था। चलिए, लेकिन एक कमेटी में क्या दिक्कत है? अगर कमेटी बना ली जाती तो आपके और कांग्रेस के बीच जो अभी टकराव है उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे, वो शायद नहीं हो पाता। नहीं, तो ये तो पहले जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां और भी सरकारें हैं, उनको देना चाहिए था। माननीय प्रधानमंत्री जी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे तो उनको सुझाव देना चाहिए था कि भाई एक कमेटी नियुक्त करिए कि यहाँ पे इतने श्रमिक मजदूर रह रहे हैं, उनकी एक कमेटी फॉर्म करें और उसके हिसाब से हम भेजें। अपने जब सुझाव मांगा जा रहा था तो सुझाव देना चाहिए हर सरकार के राज्य के मुख्यमंत्री को। गुप्ता साहब, सारे निर्णय प्रधानमंत्री जी, ऑल पार्टी लीडर्स या कहे कि स्टेट चीफ मिनिस्टर्स, वो जो दे रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ले रहे हैं? नहीं, सारे मुख्यमंत्री से सुझाव लेने के बाद ही वो निर्णय लिया जा रहा है। और अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्य सरकार को ऊपर डाल दिया कि आपको कुछ निर्णय लेना है तो आप स्वयं भी ले सकते हैं। चलिए गुप्ता साहब, समय कम है, लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अभी भी अगर कहीं पे कोई समस्या दिखाई दे रही है मजदूरों की, तो वो सॉर्ट आउट करना हम सब लोगों का फर्ज है। हम मीडिया की भूमिका में हम आप तक वो तस्वीर पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आप कोशिश करिए, सरकार में बैठे हैं, आपकी सीधी बात होती है पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं या सरकार के उन नुमाइंदों से, पार्टी सांसद, आप रूलिंग पार्टी के सांसद हैं, तो ये पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके सबसे पहले आपने एक बात कही, मैं वापस उसी पे लेकर के जाना चाहूंगा कि यह वक्त महामारी का है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये किसी पार्टी या पॉलिटिक्स का इश्यू नहीं है, ये सिर्फ यह है कि कोरोना की जंग को हम कैसे जीत सकते हैं, जो तकलीफ में है उनकी तकलीफ को हम कैसे सहज और सहूलियत में बदल सकते हैं, इस पे फोकस होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।